3 महीने पहले मीरा एक प्रतिष्ठित डाइटिशियन के रूप में दिल्ली में अपना करियर बना रही थी। उसकी मुलाकात अनिल से एक कॉन्फ्रेंस में हुई, जहां वो अपने गांव के विकास के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों पर शोध करने आया था। मुझे पसंद है कि आप वैज्ञानिक तरीके से सोचती हैं मीरा जी। हमारे गांव में ऐसे विचारों की बहुत जरूरत है। विज्ञान और परंपरा दोनों का सम्मान करना चाहिए अनिल जी। मुझे भी गांव की सादगी और प्रकृति के साथ जीवन बहुत आकर्षित लगता है। प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने परिवार के विरोध के बावजूद भी शादी कर ली। शादी के बाद मीरा अनिल के गांव रामपुर पहुंची, जहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखो बहू, शहर की चमक धमक यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ परंपराएं निभानी होंगी। हमारे जमाने में तो नई बहू दिन भर घूंघट में रहती थी। माँ जी, मैं आपकी परंपराओं का सम्मान करूंगी, पर आशा करती हूँ कि आप भी मेरे विचारों को समझेंगी। सुन लो भाभी, यहाँ सब मेरी मर्जी से चलता है। तुम्हारे ये शहरी नखरे यहाँ नहीं चलेंगे। मीरा हर चुनौती का सामना शांति से करती रही, लेकिन गांव की महिलाएं, खासकर सुमित्रा, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अरे देखा इस शहरी चिड़िया को, लाल जोड़े में आई है और हमारी परंपराओं को बदलने की सोच रही है। शहर की चिड़िया गांव में क्या खाक उड़ेगी। शादी के 1 महीने बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। परंपरा के अनुसार नई बहू पूरे गांव के लिए भोजन बनाती है। बहू, कल त्योहार है, तुम्हें पूरे गांव के लिए भोजन बनाना है। ये हमारी परंपरा है। जी माँ जी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। अगली सुबह जब मीरा रसोई में पहुंची तो वो हैरान रह गई। रसोई में चूल्हा, गैस या आग जलाने का कोई साधन नहीं था। अनिल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए, न चूल्हा न गैस। मीरा, मुझे नहीं पता था। अब मैं माँ से बात करता हूँ। लेकिन जब अनिल अपनी माँ से बात करने गया, तब सावित्री देवी के साथ कमला और सुमित्रा भी मौजूद थी। ये उसकी परीक्षा है बेटा। नई बहू को बिना आग के पूरे गांव के लिए भोजन बनाना होगा। क्यों भाई, अब कहाँ गई तुम्हारी बहू की वो शहरी ज्ञान? हमने ही हटवाए हैं वो चूल्हे। देखते हैं कैसे पकाती है खाना तुम्हारी शहरी मेम। पर माँ, ये तो अन्याय है। अन्याय? अरे, हमारे जमाने में तो इससे भी कठिन परीक्षाएं होती थी। बहू को साबित करने दो अपने आप को। अनिल मीरा के पास वापस जाता है और उसे सब कुछ बताता है। तो ये सब एक षड्यंत्र था, मुझे नीचा दिखाने के लिए। मीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर गांव की परंपरा। ठीक है अनिल, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं दिखा दूंगी कि विज्ञान और बुद्धि से क्या क्या संभव है। मीरा ने अपने डाइटिशियन के ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करना शुरू किया। उसने गांव से बड़े मिट्टी के बर्तन मंगवाए और उन्हें काले रंग से पेंट किया। देखो देखो वहाँ, अरे बहू पागल हो गई है, बर्तनों को पेंट कर रही है। ये सिर्फ पेंट नहीं है ननद जी, ये विज्ञान है। काला रंग सूरज की ऊष्मा को अवशोषित करता है। मीरा ने मिट्टी के बर्तनों में दाल, चावल और सब्जियां भिगो कर रखी और फिर उन्हें छत पर धूप में रख दिया। इसी बीच गांव में अफवाहें फैलने लगी। अरे देखो, शहरी बहू कैसे पागलपन से काम कर रही है। कच्चा खाना खिलाएगी पूरे गांव को। राम प्रसाद जी को बताना होगा। इधर अनिल भी परेशान था। वो मीरा के पास आया। मीरा, मुझे डर है कि अगर ये प्रयोग असफल हुआ तो। अनिल, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने कॉलेज में ऊर्जा संरक्षण पर शोध किया है। सूर्य की ऊष्मा, काले बर्तन और उचित मसालों के साथ ये खाना पक जाएगा। अचानक आसमान में बादल छाने लगे। मीरा के सारे प्रयास पर पानी फिरने वाला था। नहीं, अगर बारिश हुई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हिम्मत मत हारो मीरा, हम कुछ न कुछ सोचेंगे। तभी एक और नया संकट उत्पन्न हुआ। गांव के मुखिया राम प्रसाद मीरा से मिलने आए।
बहू, मुझे सुमित्रा ने बताया है कि तुम कच्चा परोसने वाली हो। अरे गांव की इज्जत सबसे बड़ी है। अगर मेहमानों को कुछ हो गया तो? मुखिया जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं कच्चा खाना नहीं परोसूंगी। मैं एक डाइटिशियन हूँ और खाने की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। ठीक है बहू, मैं तुम्हारी आंखों में विश्वास देख रहा हूँ, लेकिन अगर ये प्रयोग असफल हुआ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बादलों के बीच से सूरज फिर से निकल आया। मीरा ने राहत की सांस ली। दोपहर गुजरी और शाम आने लगी। मीरा हर घंटे अपने बर्तनों की जांच करती, उन्हें हिलाती और आवश्यक मसाले मिलाती। क्या हुआ भाभी, पक गया आपका सौर खाना? खुद देख लो ननद जी, दाल और चावल दोनों उबल चुके हैं। ये कैसे संभव है? पर बहू, इतने से खाने से पूरे गांव का पेट कैसे भरेगा? ये असली झटका था। मीरा ने अपने काम पर ध्यान दिया था, लेकिन मात्रा का हिसाब नहीं लगाया था। गांव में 100 से अधिक लोग थे और उसके पास खाना बहुत कम था। सूरज ढलने लगा और गांववासी त्योहार के लिए इकट्ठा होने लगे। मीरा का दिल धड़क रहा था। उसने जो खाना बनाया था वो स्वादिष्ट था, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। अब क्या होगा? मैंने विज्ञान से खाना तो पका लिया, लेकिन इतना कम। मीरा, हमें सच बताना होगा, शायद लोग समझ जाएंगे। तभी मीरा के दिमाग में एक विचार आया। अनिल, मुझे याद आया, मैंने कॉलेज में एक प्रयोग किया था जहां हमने थोड़े भोजन से अधिक लोगों को खिलाया था। मुझे कुछ खास जड़ी बूटियां और मसाले चाहिए। मीरा ने जल्दी से गांव के जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और अपने बचे हुए खाने में मिलाया। जैसे जैसे वो मिश्रण में वो जड़ी बूटियां डालती गई, खाने की मात्रा बढ़ती गई। क्या हो रहा है बहू? ये क्या जादू कर रही हो? जादू नहीं है माँ जी, विज्ञान। ये जड़ी बूटियां खाने को पौष्टिक बनाती हैं और भूख को नियंत्रित करती है। थोड़ा खाने से भी पेट भर जाएगा। आंगन में सभी लोग इकट्ठा हो गए। सुमित्रा जोर जोर से मीरा की असफलता के बारे में बात कर रही थी। देखिए राम प्रसाद जी, मैंने कहा था ना, शहर की चिड़िया गांव में क्या खा खुड़ेगी। अब सबको भूखा ही मरना पड़ेगा। तभी मीरा अपने बताए हुए व्यंजनों के साथ आंगन में आई। लोगों ने ताज्जुब से देखा कि इतने छोटे बर्तनों में वो इतना सारा खाना कैसे परोस रही है। बहू, ये कैसे संभव है? बिना आग के इतना स्वादिष्ट और भरपूर भोजन? मुखिया जी, मैंने सूर्य की ऊष्मा का उपयोग किया है और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से इसे पौष्टिक बनाया है। ये खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। सभी ने खाना चखा और हैरान रह गए। खाना न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि थोड़ी मात्रा में भी पेट भर जाता था। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो ऐसा खाना पहले कभी नहीं चखा। बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमारे जमाने में ऐसा तो नहीं देखा मैंने कभी। आज बहू ने सिर्फ परीक्षा ही नहीं पास की, बल्कि हमें एक नया रास्ता भी दिखाया है। बिना ईंधन के खाना पकाने का ये तरीका हमारे गांव के लिए वरदान साबित होगा। त्योहार के बाद गांव की सभी महिलाएं मीरा के इर्द गिर्द जमा हो गई। वे उसके विज्ञान और ज्ञान के बारे में जानना चाहती थी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ननद जी, हम एक परिवार हैं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी। अरे मीरा बहू, मैंने भी तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। शहर की चिड़िया ने तो आज पूरे गांव को उड़ान भरना सिखा दिया है। बहू, तुमने साबित कर दिया है कि नई और पुरानी परंपराएं साथ साथ चल सकती है। मुझे तुम पर गर्व है। अनिल मीरा के पास आता है। उसकी आंखों में प्यार और गर्व था। मीरा, तुमने आज मेरे चुनाव को सही साबित कर दिया।
मुझे तुम पर गर्व है। हम दोनों ने मिलकर ये साबित किया है अनिल कि प्यार और समझ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज से हमारा गांव एक नई शुरुआत करेगा। मीरा बहू हमें सिखाएगी कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए आधुनिक तरीकों को अपना सकते हैं। गांव की इज्जत अब और भी बढ़ेगी। उस दिन के बाद मीरा न केवल गांव की बहू बनी रही बल्कि एक आदरणीय शिक्षक भी बन गई। उसने गांव में पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाई और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। आज हमने सिद्ध कर दिया है कि परिवर्तन का डर होने की जरूरत नहीं है। परंपरा और आधुनिकता दोनों एक साथ चल सकते हैं। बस हमें अपना दिमाग और दिल खुला रखना है। मीरा की सौर ऊर्जा से खाना पकाने की विधि ने गांव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उसके नेतृत्व में गांव की महिलाओं ने नई नवाचारी प्रयोग किए। सावित्री देवी और कमला उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए और सुमित्रा ने भी अपनी पुरानी सोच बदल दी। हमारे जमाने में तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरी बहू ने हमें नया रास्ता दिखाया। इस प्रकार एक छोटी सी परीक्षा ने न केवल मीरा के जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव की सोच और जीवन शैली को भी नई दिशा दी। दिवाली के दिन जिनकी भाग्यलक्ष्मी की हाइट 5 साल की उम्र से बढ़ ही नहीं रही थी, इसलिए उसके माता पिता उसे लेकर परेशान रहा करते। ऐसे ही एक दिन विनोद अपनी बीवी से कहता है, भाग्या की माँ, अब तुम अपनी बेटी को कुछ काम सिखा दो, वरना इसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। एक तो बोनी है और ऊपर से अगर इसे कोई काम नहीं आया फिर तो इसकी शादी होने से रही। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं भाग्य को पूरा काम सिखा दूंगी और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी, और इसे जो करना चाहे ये वो कर सकती है। अच्छा, अब तुम भाग्या के पढ़ाई लिखाई में भी पैसा बर्बाद करोगी? अरे बेकार में पैसे बर्बाद मत करो। हो सके तो इसकी शादी के लिए कुछ पैसे रख दो और बाकी हमारे भविष्य में काम आएगा। अजी कैसी बात कर रहे हो आप? अपनी बेटी की भलाई सोचने के बदले आप अपना देख रहे हो। हाँ, मैं अपना ही देखूंगा। पता नहीं कौन से पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो ये बोनी मेरे घर में पैदा हो गई। अगर आपको लगता है कि भाग्य के पैदा होने से हमारी किस्मत खराब हो गई है तो आप बोल दो, और अगर आपका मन हो आप हम माँ बेटी को त्याग सकते हो और जा सकते हो। कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। वाह अनीता, अपनी बोनी बेटी के लिए अपने पति को ठुकरा रही हो तुम। देख लेना, बहुत पछताओगी एक दिन तुम। कोई बात नहीं, अगर जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पछता रही हूँ उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भले ही मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करूंगी जो मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोले या उल्टा सीधा सोचे। ठीक है, फिर आज से क्या अभी से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म करता हूँ मैं। ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानती हो। विनोद अपनी बातें पूरी करते ही सारे रिश्ते नाते तोड़कर घर से निकल जाता है और अब अनीता अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहती है। वक्त गुजरते के साथ भाग्य लक्ष्मी भी खाना बनाने में, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई। ऐसे ही एक दिन भाग्य अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरी लंबाई इतनी छोटी क्यों है और लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है अपनी ऐसी हालत के लिए। काश आप मुझे जन्म ही ना देती तो अच्छा होता। खबरदार, दोबारा ऐसी बात की तो। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? देख भाग्य, मैंने बहुत मेहनत की है तुझे इस जगह पर पहुंचाने के लिए, और तू है कि बस कुछ लोगों की वजह से अपनी उम्मीद छोड़ रही है। लेकिन माँ, मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई, उनको नौकरी भी मिल गई, लेकिन मुझे ना नौकरी मिलेगी और ना ही मेरे लिए कोई बना है जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। दिल छोटा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हर किसी के लिए जीवन साथी भेजा है, बस कुछ वक्त लगेगा पर मिलेगा जरूर। माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके घर भाग्य लक्ष्मी के लिए एक रिश्ता आता है जो उसकी ही तरह बोना था। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और भाग्य लक्ष्मी की शादी कार्तिक नाम के लड़के से हो जाती है। कार्तिक के घर में उसकी माँ, भैया और भाभी रहते थे।
एक सुबह रूपा अपनी देवरानी का मजाक बनाते हुए कहती है, अरे भाग्या, तुम्हारा कद इतना छोटा है कि तुम ठीक से चूल्हे तक नहीं पहुंच सकती। वाह, क्या बहू लेकर आई है माँ जी, बोनी बहू। दीदी, मुझे अपने घर में जमीन के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। आप मुझे कुछ ऊंची चीज लाकर दे दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता बना सकूं। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम हो ही इतनी सी, क्या तुम बना लोगे इतने लोगों का खाना? अरे क्या हुआ, इतना शोर किस बात का हो रहा है? और भाग्य बहू, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? अब क्या नाश्ता कल देगी? अरे माँ जी, आपकी बोनी बहू चूल्हे तक तो पहुँच नहीं पा रही है, इसीलिए अभी तक कुछ बन नहीं पाया। बस इतनी सी बात, रुक, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। ले, इस पर चढ़कर नाश्ता बना, बहुत भूख लग रही है। वाह माँ जी, बहुत बढ़िया, क्या उपाय निकाला है आपने। अब बनाएगी आपकी बहू खाना, मैं तो चली अब। भाग्य लक्ष्मी की जेठानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नखरे तो बाप रे बाप, इसलिए उसकी सास भी उसे पसंद करती थी। बेचारी भाग्य लक्ष्मी बिना कुछ बोले पूरा नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती और सभी नाश्ता खा रहे होते हैं। तभी रूपा नाश्ता देखकर कहती है, ये क्या डोसा? इतनी सुबह सवेरे कौन खाता है नाश्ते में? मुझे तो कुछ हेल्दी चाहिए, वरना मैं ये नाश्ता नहीं खाने वाली। अरे क्या हो गया? अरे एक बार खाकर तो देख, कभी कभी अलग भी खाना खा लेना चाहिए। वैसे भी आज पहली बार बनाया है इसने, तो खा ले। क्या बात करती हो माँ जी, और इतना ऑयली खाना खाऊं? अगर मेरी खूबसूरती में कोई खराबी आ गई तब मैं क्या करूँगी? सुनो भाग्या, मेरे लिए गार्लिक टोस्ट बना दो, आता तो है ना? जी मैं बना दूंगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। भाग्य लक्ष्मी ब्रेड निकालकर गार्लिक टोस्ट बनाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कार्तिक आता है और कहता है, अरे भाग्या, बहुत बढ़िया और मजेदार डोसा बनाया तुमने, खाकर तो मजा आ गया। सच में तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। अरे बड़ी बहू, खाकर तो देख डोसा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ऐसा डोसा कहीं भी नहीं खाया है मैंने। बनाया तो बहुत अच्छा है। भाग्या, मेरे लिए कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही डोसा खाने वाली हूँ। रूपा बहू, उसे बोल दे दोपहर का भी खाना बना ले और घर का सारा काम कर दे। मेरी बड़ी बहू को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तो कार्तिक की शादी मैंने इस बौनी से करवाया है। बेचारी भाग्या, इसका तो पति भी कुछ नहीं कमाता, आखिरकार बोना पति क्या काम करेगा? दिवाली आ रही है, इसका पति इसे क्या देगा दिवाली में? मैं तो साफ मना कर दूंगी आपके बड़े बेटे को इनको पैसे देने से। अरे हाँ, मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, क्यों इन पर पैसे लुटाने के लिए? ना बाबा ना, मैं भी साफ मना कर दूंगी अपने बेटे को। तो ये दोनों क्या करेंगे दिवाली में? अब तो बस 2 महीने ही रह गए हैं दिवाली को। अगर कोई काम करते हैं तो ठीक है, वरना ये अपना अपना सोच ले। अब तक एक का खर्चा उठा रहे थे हम, और अब एक और आकर बैठ गई। हाँ, ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो ये मेरे घर मेरी कोख से पैदा हो गया। इसकी शादी तो कर दी, लेकिन अब मुझसे इन दोनों के खर्च उठाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और अब रूपा भाग्य लक्ष्मी और कार्तिक को घर से निकालने की साजिश कर रही थी। जब भाग्य लक्ष्मी की पहली दिवाली थी, तब उसी वक्त रूपा उन दोनों को घर से निकाल देती है और बोनी बहू की दिवाली पूजा बिना किए ही रह जाती है। तभी कार्तिक उदास होकर कहता है, भाग्या, तुम कितनी बदकिस्मत हो। आज तुम्हारी पहली दीपावली थी और आज ही हमें घर से निकाल दिया, और तुम्हारी शादी भी ऐसे इंसान से हुई है जो ना कोई काम करता है और ना पढ़ा लिखा है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जब तक आप मेरे साथ हो, मेरी दिवाली पूजा जैसी है। अब तो मैं अपना घर बनाऊंगी, तब जाकर दिवाली पूजा करूंगी। वो कैसे होगा? ना तो कोई नौकरी है हमारे पास और ना ही कुछ खाने पीने के लिए पैसे। मेरे पास कुछ गहने हैं जो माँ ने मुझे शादी के वक्त दिए थे। उसे बेचकर हम एक खाने का ठेला खोलते हैं। वैसे भी अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही। ठीक है,
फिर ना हम यही करते हैं। और तुम्हें पता है, तुम ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो। जो भी तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा ना, वो बार बार आएगा। दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं और वक्त के साथ उनका ढाबा भी चलने लगता है। धीरे धीरे भाग्य लक्ष्मी ने अब अपना घर भी ले लिया था और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन भाग्य लक्ष्मी और कार्तिक अपने ढाबे में काम कर रहे होते हैं। तभी उनको उनकी फैमिली गरीबी की हालत में रास्ते से जाती हुई दिखाई देती है और दोनों पति पत्नी उन्हें अपने पास बुलाकर कहते हैं, माँ, क्या हुआ आप लोगों को? क्या बताऊं बेटा, तेरा बड़ा भाई जुए में घर हार कर जेल चला गया और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। कोई बात नहीं माँ जी, हम हैं ना। अब आप हमारे साथ रहिए, हम सब मिलकर रहेंगे। आप जेठानी जी, आप भी हमारे साथ रहिए। मुझे माफ कर दो भाग्या, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने सब कुछ भूल कर मुझे अपना लिया। सभी लोग एक साथ रहने लगे और साथ मिलकर काम करने लगे। वक्त बीतता गया और आज पहली बार बोनी बहू की दिवाली पूजा सह परिवार होती है। तभी भाग्य लक्ष्मी कहती है, अब जाकर आज मेरी दिवाली की पूजा सफल हुई है। दिवाली की पूजा तो मैंने कई बार की है, लेकिन आज मेरी जाकर पूजा सह परिवार हुई है। सही बात कह रही हो, आज जाकर हमारी बोनी बहू की दिवाली पूजा पूरी हुई।